हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मे बी ये लास्ट पार्ट ही होगा और आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ विंग ने देख लिया था उस बेबी को। विंग को पता चल चुका था वो बेबी एक मॉन्स्टर का है। अब विंग अपने मन में अलग अलग से थॉट सोचने लगता है। आखिर उसका भी कसूर नहीं था, लेकिन उसके माइंड में ये सब थॉट आ रहे थे। वो जब ये सब सोचता है, अचानक ही वो अपनी पूरी बॉडी को, हेड को शेक करता है, जैसे उसने कुछ गलत ही सोच लिया हो। उसके बाद वो वंगजी की तरफ देखने लगता है। वो वंगजी की तरफ देखता है और चुपचाप फिर बिस्तर पर लेटते हुए सो जाता है। अब भी वो बेबी की तरफ देख रहा था, जिसे वंगजी ने अपने हनफों में छुपाया हुआ था। अब विंग अपने मन में सोचता है, आखिर वंगजी कब तक मुझसे इस तरह झूठ बोलेगा? क्यों मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है? हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये बेबी मेरा नहीं है। ऐसा कहने के बाद विंग जो कि वहाँ से उठ जाता है और वो वहाँ से अचानक ही कहीं दूर चला गया। अब वंगजी की जब सुबह आँख खुली, वंगजी ने अपने आसपास किसी को महसूस ही नहीं किया। वंगजी ने बेबी को उठाया और बेबी को देखा। जब वंगजी ने बेबी को देखा, वो एक नॉर्मल बेबी था, जैसे कि ह्यूमन बेबी होते हैं। वंगजी ने उससे कुछ प्यार भरी बातें की और आफ्टर उसके फोरहेड पे किस किया और किस करने के बाद उस बेबी को उठाया और फ्रेश किया। अब वंगजी ने उस बेबी की तरफ देखा। बेबी देखने में बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल और क्यूट था। अब वंगजी ने अपने मन में सोचा कि विंग ऐसा क्यों कह रहा था कि ये बेबी एक मॉन्स्टर है। ये एक बहुत क्यूट और नॉर्मल ह्यूमन बेबी है और ये उसी का बेबी है। वो ऐसा क्यों कह रहा था? ताकि वो मुझसे और इससे छुटकारा पा सके। मैंने कभी उसे फ़ोर्स नहीं किया था मेरे साथ चलने के लिए। माना कि हम दोनों को कबीले से एक साथ निकाला गया था, लेकिन मैंने कभी उसे अपने साथ रहने के लिए फ़ोर्स नहीं किया। ऐसे सोचने के बाद वंगजी उस बेबी को उठा लेता है और ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगता है। बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए वंगजी की सारी फीलिंग्स को जान रहा था। वो एक मॉन्स्टर बेबी ही था। उस बेबी के अंदर इतनी पावर थी कि वो उसकी मदर जो भी सोच रही है उसे रियलाइज़ हो जाता है। अब विंग जो कि जियांग चंग के पास जा चुका था, जियांग चंग कहता है, तो इतने दिनों बाद तुम्हें अपने फैमिली की याद आ ही गई और तुम लौट आए। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे शुयांग से मिलना है। अब शुयांग की तरफ दिखाया जाता है। शुयांग जो कि बैठा हुआ था और वो कुछ वुमेंस के साथ था, एक ब्रोथल में, एक कोठे टाइप प्लेस जो होता है वहाँ पर। अब शुयांग वहाँ पर शेमलेसली वहाँ पर वुमेंस के साथ नोटिस और डिस्कस्टिंग चीज़ें कर रहा था। अब वहाँ पर विंग जाता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शुयांग विंग की तरफ देखता है और कहता है, ओह, तो फाइनली तुम आ चुके हो। मुझे लगा था कि तुम कभी लौट कर नहीं आओगे। मुझे लगा कि उस लैन वांगजी ने तुम पर कोई जादू ही कर दिया है कि तुम लौट कर आना ही नहीं चाहते और तुमने किसी और के बेबी को एक्सेप्ट भी किया। हैरान हूँ मैं, या तो वो तुम्हारा था। वही ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने काम से ही काम रखो और मुझे तुमसे कोई बात करनी है। विंग ने जब ऐसा कहा, शुयांग ने कहा, ठीक है, तुम्हें बात करनी है तो तुम बात कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ आकर मेरा मूड ख़राब क्यों कर रहे हो? मेरी इन्जॉयमेंट को ख़राब कर दिया तुमने। अब विंग ने कहा, तुम मेरी बात सुनो। उस दिन क्या हुआ था? किस दिन क्या हुआ था? शुयांग ने वर्ड फेस बनाते हुए कहा, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन मैं आया था और तुमने वांगजी के बालों को पकड़ा हुआ था उस दिन, और वांगजी तुम्हारे छोड़ने के बाद ही कुछ देर में बेहोश होकर गिर गया था। शुयांग उसे सारी बात बता देता है कि वो दोनों एक मॉन्स्टर को मार रहे थे। वो एक मॉन्स्टर क्वीन थी, उसे मारने वाले थे, लेकिन वांगजी ने उस मॉन्स्टर क्वीन को बचा लिया, ये कहकर कि वो मॉन्स्टर क्वीन एक बच्चे को जन्म देने वाली है। वांगजी ने झूठ बोला था। अब
विंग जब यह सुनता है, विंग कहता है ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। विंग इतना ही सुनकर वहाँ से चला गया। विंग अब बहुत ज़्यादा कदीम किताबें, जो कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक बुक्स थी, वो पढ़ने लगता है और उसमें वो मॉन्स्टर क्वीन के बारे में सर्च करता है, लेकिन उसे कोई ऐसी बुक मिलती ही नहीं। पूरे लगातार 3 दिन वो सर्च करता ही रहता है। लास्ट में उसे एक बुक मिलती है जो मॉन्स्टर पर लिखी हुई थी। अब उसमें मॉन्स्टर की बात की जा रही थी। वो बस कुछ ऐसा सबूत चाहता था जिससे वो वांग जी को बता सके कि उसने कभी वांग जी को टच किया ही नहीं। वांग जी वर्जन था। अब वांग जी ने अपनी वर्जैनिटी किसके साथ लूज़ की है, विंग ये भी जानना चाहता था। अब यहाँ पर विंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुक्स को सर्च करने के बाद उसे फिर भी कोई बुक ऐसी नहीं मिलती, वो उस मॉन्स्टर बुक को आधा ही पढ़ता है। यहाँ वांग जी जब बात लेने जाता है अपने बेबी को सुलाकर, वो एक क्यूट मॉन्स्टर के रूप में आ जाता है। विंग वहाँ से वापस आता है तो वो देखता है और कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो। वो बेबी एक क्यूट स्माइल करके हंसने लगता है और उसे याद आता है कि उसकी मॉम उसके फादर की वजह से अपसेट थी, वांग जी विंग की वजह से अपसेट थी। तो वो मॉन्स्टर, जो कि वो बेबी फिर से ह्यूमन बेबी के रूप में आते हुए विंग को बहुत ही ज़्यादा क्यूट आई से देखने लगता है। विंग उसे शार्प आई से देखते हुए कहता है, तो मैं जानता था तुम एक मॉन्स्टर हो। विंग उसके कंधों से टाइटली पकड़ता है और उसे हिलाते हुए कहता है, अब तुम बेबी की तरह रिएक्ट करना बंद करो। तुम एक मॉन्स्टर हो, अपने मुंह से बोलो। अब वो बच्चा बस विंग की तरफ देखे ही जा रहा था। वांग जी ने बात लेने के बाद जब विंग को ऐसा रिएक्ट करते हुए देखा बेबी के साथ, वांग जी को बहुत बुरा लगा। वांग जी ने कहा, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, तुम्हें तुम्हें मैं अभी दिखाता हूँ, तुम अपने रूप में आओ। विंग उससे बोलने लगा बार बार, जो कि वांग जी को बहुत इरिटेटेड लग रहा था। वांग जी ने बेबी को उठा लिया और कहा, ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, तुम हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहते। वांग जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम मुझे बता देते तो हम यहाँ से चले जाते कि तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते और ना ही तुम इस बेबी को एक्सेप्ट करना चाहते हो जो कि तुम्हारा है। विंग ने कहा, पहली बात ये मेरा है ही नहीं, और दूसरी बात मैंने कभी तुम्हें टच भी नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ कभी इंटीमेट नहीं हुआ, तो ये मेरा बेबी नहीं है। ओके, तो मुझ पे ऐसे ही इल्ज़ाम लगाना बंद करो। मैं उस दिन चुप रहा था ताकि तुम्हारी इज़्ज़त बच जाए, तुम्हारी इज़्ज़त मिट्टी में ना मिले कि तुम एक मॉन्स्टर के साथ इंटीमेट होकर एक बेबी को अपनी टमी में कैरी किया तुमने। विंग ने जब ये कहा, वांग जी उसकी तरफ शॉकिंग आइज से देखने लगा। वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, हाँ, जब तुम्हारा बेबी एक मॉन्स्टर है। तो विंग ने एक वियर्ड और डेविल स्माइल देते हुए कहा, तो तुम्हारा बेबी भी एक मॉन्स्टर ही है। तुम्हें शर्म नहीं आई लैन वांग जी, एक मॉन्स्टर के साथ इंटीमेट होते हुए, और तुमने उसका सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। तुम्हारी वजह से मुझे पनिश मिली और मुझे निकाल दिया गया। वांग जी आगे बढ़ा और विंग के मुंह पर बहुत कस के थप्पड़ मार दिया। वो एक ज़ोरदार तमाचा था जिसकी आवाज़ पूरे पूरे रूम में गूंज रही थी। वांग जी ने जब उसे कस कर एक चांटा मारा, विंग का गुस्सा, जो कि चौथे आसमान पर पहुंच चुका था, विंग ने इतने गुस्से में वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। विंग की ईगो को हर्ट हो गया था इससे। वांग जी ने कहा, अपनी ज़बान संभाल कर बात करना, जब तुम्हारी गलती है। तुम मुझे क्या बोल रहे हो कि मैं एक मॉन्स्टर के साथ? तुम इतना गिर गए विंग, तुम भी एक दूसरे मर्द की तरह हो जो ओमेगा को बस एक कचरा समझते हो, ज़्यादा नहीं। अब विंग ने कहा, मैंने आज तक तुम्हारी रिस्पेक्ट की, लेकिन मेरी गलतफहमी थी। तो मेरी रिस्पेक्ट करना बेकार है, तुम ओमेगास की रिस्पेक्ट करना बेकार होता है। ऐसा कहने के बाद विंग ने वांग जी के बालों को टाइटली पकड़ लिया। उस वक्त वांग जी के हाथों में वो बच्चा भी था। विंग ने कहा, इस बेबी को लो
और निकल जाओ यहाँ से। विंग ने वांग जी के बालों से खींचते हुए उसे रूम से बाहर निकालने की कोशिश की। विंग ने जब ऐसा करने की कोशिश की तो वांग जी को बहुत गुस्सा आया। जब विंग ने उसके बालों को टाइटली पकड़ा, वांग जी ने उसके बालों विंग ने जो उसके बालों को टाइटली पकड़ा हुआ था, वांग जी ने उसके हाथ को दूर किया। वांग जी के काफ़ी सारे बाल टूटकर विंग के हाथ में आ चुके थे, क्योंकि विंग ने इतनी मजबूती से वांग जी के बालों को पकड़ा था। ज़ाहिर सी बात है वो एक अल्फ़ा है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब वांग जी ने कहा, अगर मेरी बीचेन होती तो मैं तुम्हें सबक सिखा देता विंग। अब विंग ने कहा, ओह तो तुम्हारी बीचेन, आज तक मैं अपनी पर आया नहीं तो तुम्हारी बीचेन भी तुम्हारे सेफ्टी नहीं कर पाती। मतलब तुम्हारी जो तलवार भी है वो भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाती। विंग ने उसे ऐसा कहा और वांग जी ने उसके बालों वांग जी के बालों को विंग ने फिर से पकड़ने की कोशिश की। वांग जी ने उसे धक्का दिया और कहा, मुझ पर अब हाथ उठाने की हिम्मत मत करना विंग। तुम सारे अल्फ़ा एक जैसे ही क्यों होते हो? डिस्गस्टिंग, तुम सब एक जैसे हो। तुम्हारा ब्रदर, अब विंग कहता है, मुंह बंद रखो। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी फैमिली, अपनी चीज़ें, अपने ब्रदर सबको छोड़ दिया। अपने लोटस पेयर को छोड़ दिया तुम्हारी वजह से। वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हारी वजह से अपनी फैमिली छोड़ दी, तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से। विंग ने कहा, अच्छा तो ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड किया है, और तो मुझे बताओ, वन नाइट स्टैंड करने से तुम इतनी जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो गई? वांग जी को विंग की बातें बहुत ज़्यादा शेमलेस और डिस्गस्टिंग लग रही थी। वांग जी ने बेबी को साइड पे सुला दिया और वांग जी जो कि जाने ही वाला था, विंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो। वांग जी ने उसे धक्का देते हुए कहा, मुझे छोड़ो। अब विंग ने अचानक ही वांग जी के कॉलर से टाइटली पकड़ा, जिससे वांग जी का जो हनफू है ना, वो फ्रंट साइड से उसकी ब्रेस्ट साइड से हट रहा था। वांग जी को बहुत बुरा लगा। वांग जी ने विंग के हाथ को जब हटाने की कोशिश की, लेकिन विंग ने इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि वांग जी से हटाया ही नहीं जा रहा था। वांग जी ने कहा, वुशियान छोड़ो, लेकिन विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। विंग ने कहा, मुझे बताओ, तुमने किसका कलंक मेरे मुंह पर मल दिया है? जियांग चंग सही कहता है, तुम एक वाहियात ओमेगा हो जो किसी की भी नहीं होते। तुम सच में एक शेमलेस, डिस्गस्टिंग और एक डिफ़ॉल्टेड ओमेगा हो, जिसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। तुम वैसे भी एक लेजेंड कभी नहीं बन सकते। खुद को इनोसेंट दिखाकर दूसरों को हमेशा गलत ठहराना। अब विंग की बातें वांग जी को ऐसे लग रही थी जैसे उसे उसके सीने में कोई तलवार चुभ रही हो। वांग जी ने उसे धक्का दिया, लेकिन विंग की ग्रिप इतनी टाइट हो रही थी उस पर, उसके कॉलर पर। वांग जी ने एक हनफू पहना हुआ था और हनफू का कॉलर आप लोगों को पता है कैसे होता है। अब विंग, मैंने कहा छोड़ो। ऐसा कहने के बाद वांग जी ने उसके हाथ को छोड़ने मतलब बहुत कोशिश की, विंग उसे छोड़ दे, लेकिन वांग जी का कॉलर उसने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। अब वांग जी की तरफ उसने देखा और कहा, तो मुझे तो कभी ऐसा लगता है उस शुयंग को तुम खुद ही सेड्यूस कर रहे थे उस दिन, जिस टाइम मैंने तुम्हें बचाया था। तुम कैसी मेगा हो, शेमलेस। और ऐसे कहने के बाद विंग की तरफ वांग जी ने देखा और कहा, अपनी ज़बान को लगाम दो वुशियान, मैं सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं। वुशियान ने कहा, क्या क्या मतलब नहीं? लैन वांग जी, तुम खुद को बहुत ज़्यादा प्योर सोल समझते हो ना? तुम तो एक अनमैरिड, अनवर्जन ओमेगा हो, जो कि पता नहीं किसकी बेबी को बर्थ दे चुकी है। ऐसा कहने के बाद विंग हंसते हुए कहता, ओह मुझे याद आया, जो कि एक मॉन्स्टर के बेबी को बर्थ दे चुकी है, एक मॉन्स्टर का बेबी। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, वो मॉन्स्टर कोई और नहीं, वो मॉन्स्टर तुम ही हो। अब
विंग ने जब ऐसा सुना तो वांग जी को थप्पड़ मार दिया, जिससे वांग जी ने विंग की तरफ देखा और वांग जी ने जब विंग के हाथ का थप्पड़ खाया तो वांग जी की एक गाल पूरी लाल हो गई थी और विंग ने उसका कॉलर भी पकड़ा हुआ था। थप्पड़ मारने की वजह से मतलब वांग जी होता है जो वो झुक जाता है, मतलब वो लड़खड़ा जाता है, जिससे विंग ने जो उसका हनफो पकड़ा हुआ था उसके कंधे से और ब्रेस्ट से हट जाता है और वांग जी को ये बात बहुत बुरी लगती है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग जब ये देखता है कि उससे क्या हो गया तो विंग एक डेविल स्माइल देता है और कहता है, तो तुम्हें अब बुरा लग रहा है लैन वांग जी? ऐसा कहने के बाद विंग कहता है, तो तुम हमेशा ये कहते हो ना कि तुमने मेरी बेबी को ही बर्थ दिया हो। ठीक है, मैं ही अगर वो मॉन्स्टर हूँ जिसके बेबी को तुमने बर्थ दिया है, तो चलो टुनाइट हम वो सब एक्टिविटी करते हैं जो हम दोनों के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि मैं अब एक और भी बेबी बर्थ करवाना चाहता हूँ तुमसे। ऐसा कहने के बाद विंग ने वांग जी के हनफो को पूरा ही उसके ब्रेस्ट से दूर करने की वांग जी ने कहा, वुशियान ये तुम क्या कर रही हो? वुशियान अब वुशियान ने वांग जी के हेयर पिन को भी निकाल दिया और हेयर पिन को निकाल कर उसके बालों को बिल्कुल खोल दिया। वांग जी ने उसकी तरफ डरी हुई नज़रों से देखा और कहा, वुशियान ये क्या कर रहे हो? लैन वांग जी, मैं एक नॉर्मल कपल की तरह तुमसे बिहेव कर रहा हूँ। तुमने ही तो कहा हम कपल्स हैं, कपल्स में ये सब नॉर्मल होता है। अब वांग जी ने कहा, वुशियान ये तुम, लेकिन वुशियान ने वांग जी के हनफू के बेल्ट को अचानक पकड़ा और खोल दिया। अब हमें पूरा 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी वुशियान से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वुशियान जो कि वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो ताकि तुम्हें समझ आ जाए। हाँ, तुम्हें वैसे भी लगता है ना मैं ही मॉन्स्टर हूँ, तो ठीक है आज मुझे मॉन्स्टर बनने दो तुम्हारे साथ, अपनी ओमेगा के साथ। ऐसा कहने के बाद वुशियान जो कि वांग जी के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है, लेकिन इससे पहले कि विंग ज़्यादा आगे बढ़ता, वांग जी ने उसे धक्का दे दिया और अपने हनफो को अपने ब्रेस्ट पर किया, मतलब अपने ब्रेस्ट को कवर किया और वांग जी ने जब वुशियान को धक्का दे दिया था तो वुशियान जो कि थोड़ा ड्रंक था, उसकी वजह से वो थोड़ा सा मतलब डाउन फील करने लगता है और वो उठने की कोशिश करता है। तब तक वांग जी बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वांग जी वहाँ से भागकर कहीं दूर चला गया था। अब हमें पूरा 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अपसेटली एक जगह पर बैठा हुआ था और वो अपने बच्चे की तरफ देखता है जिसकी आइज़ ब्लू थी। उसका बच्चा जो कि उसकी तरफ देख रहा था, वांग जी का फेस पूरा येलो पड़ गया था। वो लोग एक अलग सी जगह पर आ चुके थे, एक युमंग की जगह पर, जहाँ पर कुछ लोग रहते थे। वो लोग सिर्फ नॉर्मली बाहर ही रहते थे। कभी कभी ही वांग जी अपने बेबी के साथ किसी युमंग के घर में सो जाया करता था, जैसे कि वो एक ओल्ड वुमेन के साथ रहता था। अब वो ओल्ड वुमेन जा चुकी थी, तो इसीलिए वांग जी को बाहर ही रहना पड़ता था। वांग जी उस ओल्ड वुमेन का सारा वर्क करता था ताकि वो अपने बेबी के साथ वहाँ रह सके। यहाँ विंग जो कि वांग जी को ही ढूंढ रहा था, लेकिन वांग जी को उसे कहीं पता चल रहा ही नहीं था। यहाँ पर वांग जी जो बहुत ज़्यादा रोते हुए उस बेबी की तरफ देखता है और वो कहता है, मुझे नहीं पता हम दोनों को किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। तुम्हारा फादर तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं, और मुझे तो वैसे ही हर किसी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि एक ओमेगा होकर मैंने लड़ने की कोशिश की, एल्फास के मुकाबला करने की कोशिश की। मैं एक नॉर्मल ओमेगा की तरह नहीं रहा, इसीलिए वो लोग हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। शायद उनमें विंग भी शामिल है।
विंग ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाए। मुझे एक लेजेंड बनना था, लेकिन उसने मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम्हें और मुझे इस तरह छोड़ दिया अकेला। वो अपने छोटे से बच्चे से बात कर रहा था। अचानक ही उसका बेबी उसके फोरहेड पर अपना फोरहेड टच करता है और अपनी माँ के कोमल बालों को पकड़ लेता है और वांग जी के आंसू को अपने गालों पर महसूस करता है वो छोटा सा बच्चा। वो ब्लू आइज़ वाला बेबी कभी भी अपनी माँ को ये फील नहीं कराता था कि वो एक अननॉर्मल बेबी है, कि वो एक मॉन्स्टर का बेबी है। अब वो अपनी माँ के ब्रेस्ट पे अपने छोटे छोटे लिप्स को रब करने लगता है। वांग जी को पता चल चुका था उसका बेबी हंग्री है, लेकिन वो क्या करे, उसके ब्रेस्ट में मिल्क नहीं था, उसके ब्रेस्ट बिल्कुल सूख चुके थे। अब वो अपने बेबी की तरफ एक अपसेट आइज से देखता है और कहता है, बेबी तुम्हें पता है मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी हमने नहीं पी है मम्मा तुम्हें। लेकिन वांग जी फिर भी अपने ब्रेस्ट से हनफू को हटाते हुए बेबी को हनफू के अंदर छुपा लेता है और बेबी को ब्रेस्ट फीड करने देता है। उसकी ब्रेस्ट में कुछ बूंद ही मिल्क था, वो बेबी की तरफ, लाइक वो बेबी को तो भूखा नहीं रख सकता था, वो बेबी को पीने देता है। अब लिटिल बेबी जो कि एक डीमन था, एक मॉन्स्टर बेबी था, जब उसे माँ का मिल्क पूरी तरीके से नहीं मिलता तो वो अपने टिथ को, अपने शार्प टिथ को माँ के ब्रेस्ट में गाड़ते हुए माँ का ब्लड सक करने लगता है। अब यहाँ वांग जी को थोड़ा दर्द महसूस हुआ। वैसे तो उसे दर्द होता था, लेकिन ये दर्द थोड़ा अजीब था। ये दर्द बहुत बुरा था, एक बाइट जैसा दर्द। वांग जी ने आंखें बंद कर ली। वांग जी को लगा कि उसका बेबी 1 साल का हो चुका है, इसलिए शायद उसने बाइट कर दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग जी को अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बॉडी से कुछ जा रहा हो। अब वो बेबी जो कि मदर का मिल्क तो नहीं पी रहा था, लेकिन वो ब्लड ज़रूर पी रहा था। यहाँ विंग वांग जी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था और उस बेबी को अब विंग रिग्रेट फील कर रहा था। विंग ने जब उस बुक की लास्ट पेजेस पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था, जब एक क्वीन प्रेग्नेंट होती है जो कि मॉन्स्टर की क्वीन होती है, तो अगर उसकी डेथ आ जाए तो वो किसी ओमेगा में भी अपनी प्रेगनेंसी में वो अपने बेबी को ट्रांसफ़र कर सकती है। वो एक मैजिक के ज़रिए अपने बेबी को एक ओमेगा की बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकती है। जब विंग ने ये पढ़ा तो विंग को याद आता है लास्ट टाइम वांग जी जिस मॉन्स्टर से मिला था और जिस मॉन्स्टर को वांग जी नहीं मार रहा था और शुयांग को रोक रहा था उसे मारने से, क्योंकि वांग जी एक ओमेगा है, वो एक फीलिंग समझ सकता है। तो वो ओमेगा असल पे उस मॉन्स्टर ने ही वांग जी के टमी में अपने बेबी को ट्रांसफ़र कर दिया था। ये एक स्पेल के ज़रिए किया था उसने। अब जब वांग जी के बारे में उसे ये पता चला था तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था और उसे याद था उसने लास्ट टाइम वांग जी के साथ कैसा बहुत ही बुरा बिहेवियर किया था। उसके व्यवहार से वांग जी भाग गया था डर कर, क्योंकि उसका व्यवहार वांग जी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उस लास्ट नाइट में वो एक ड्रंक था और दूसरा उसने वांग जी को मोलेस्ट और वांग जी को रेप्ट करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर वांग जी खुद को सेव करके भाग चुका था, लेकिन वांग जी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वांग जी का कोई घर नहीं था, वांग जी को यहाँ तक कि कोई जानता भी नहीं था। वो लैन कबीले का प्रिंस ओमेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा शान से रहता था, उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी। यहाँ पर अचानक ही वांग जी जब चलते हुए जा रहा था उसका टक्कर किसी से हो जाती है, मतलब उससे कोई टकरा जाता है और वांग जी बेबी समेत नीचे गिर जाता है, क्योंकि वांग जी बहुत कमज़ोर था। अब वांग जी घुटनों के बल जब नीचे गिरता है, वो उठने की कोशिश करता है। सडनली ही वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ओह
लैन वांगजी, तो ये तुम हो? वो पर्सन कोई और नहीं, वो पर्सन शुयंग था। शुयंग कहता है, लैन वांगजी, तुम इतनी कमज़ोर हो। और वांगजी जो उसकी तरफ देखता है और अपनी नज़रों को चुराते हुए वहाँ से जाने वाला था, लेकिन शुयंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ओह ये बेबी, ये बेबी विंग का है ना? नहीं, पता नहीं किसी का तो है। किसका है वांगजी? तुम बता ही दो, कहीं ये मेरा तो नहीं? ऐसा कहने के बाद शुयंग एक डेविल स्माइल लेता है। शुयंग की बकवास वांगजी को बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत कमज़ोर था। उसने बच्चे को अपनी गोद में छुपाया हुआ था। अब शुयंग ने कहा, रुको मुझे देखने दो ये कैसा दिखता है, मुझे दिखाओ तो सही। शुयंग ने ईबो के हाथों से बच्चे को खींचने की कोशिश की। ईबो ने शुयंग को धक्का दिया। ईबो बहुत कमज़ोर दिख रहा था। शुयंग ने उसकी फेस की तरफ देखा और कहा, ओ माय गॉड, तुम्हारा फेस पीला पड़ चुका है और अपने लिप्स को देखो कितने रूखे हुए हैं। लगता है तुमने कुछ दिन से कुछ खाया ही नहीं है, इतनी कमज़ोर ओमेगा हो गई हो। अब शुयंग की तरफ वांगजी ने देखा एक कमज़ोर आंखों से। शुयंग को साफ साफ दिख रहा था वांगजी के कपड़ों से उसकी बुरी हालत हो गई थी। उसका वाइट हनफो जो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ के दाग और बहुत गंदा हो चुका था। अब वांगजी का फोरहेड रिबन भी उसके सर पर नहीं था। वांगजी का फोरहेड रिबन उसने उतार दिया था। वांगजी की तरफ शुयंग ने देखा और कहा, लैन वांगजी, तुम्हारा ट्रेडिशनल फोरहेड रिबन कहाँ है? वांगजी ने उसे बेच दिया था क्योंकि वांगजी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही पैसे थे, और वो वुमेन चली जा चुकी थी जिसका वांगजी काम करता था और अपने बेबी के लिए और ख़ुद के लिए कुछ ना कुछ करता था। वांगजी ने अपना फोरहेड रिबन बेच दिया था क्योंकि उस फोरहेड रिबन पर सिल्वर का काम हुआ था, तो इसीलिए वांगजी ने उसे बेच दिया था। वो बहुत ज़्यादा कीमती था, लेकिन अब वांगजी के पास कुछ भी नहीं बचा था। अब शुयंग कहता है, ओह तो मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ था नहीं, इसीलिए तुमने उसे बेच खाया। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। सिर्फ तुम मेरे साथ 1 नाइट स्टैंड कर लो, मैं तुम्हें सच में अच्छे खासे पैसे दे दूँगा। जब शुयंग ने इतनी घटिया बात की वांगजी के सामने, वांगजी को बहुत बुरा लगा। वांगजी ने बस उसे कुछ भी नहीं कहा और वांगजी ने अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ा और वहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन शुयंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। शुयंग ने उसे फोर्सफुली कहा, मैंने कहा चलो मेरे साथ। वांगजी ने कहा, छोड़ो मुझे। शुयंग उसे खींच कर लेकर जाने लगा। यहाँ पर लोग जो कि शुयंग को देखने लगे और कहा, क्या कर रहे हो तुम, क्यों उस ओमेगा को खींचते हुए जा रहे हो? शुयंग ने कहा, वो मेरी ओमेगा है इसीलिए लेता हुए जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर किसी ने एक डार्क वॉइस में कहा, उस ओमेगा को छोड़ दो, वांगजी को छोड़ो। वांगजी ने डरते हुए देखा, वो कोई और नहीं, वो विंग था। विंग ऐसा कहते ही वांगजी ने खुद के फेस को छुपा लिया। वांगजी ने बच्चे को पकड़ा और शुयंग से अपने हाथ को छुड़ाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की। विंग ने कहा, वांगजी रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, लेकिन वांगजी वहाँ से नहीं रुका। वांगजी वहाँ से ज़ोर ज़ोर से भागने लगा, मतलब बहुत स्पीड में भागने लगा। वांगजी घुटनों के बल गिर जाता है और वांगजी के घुटने छिल जाते हैं, लेकिन उसका बेबी वांगजी ने उसे प्रोटेक्ट किया होता। अचानक विंग आकर वांगजी को संभालते हुए कहता है, वांगजी क्या तुम ठीक हो? वांगजी ने उसे धक्का दिया और वहाँ से फिर से भागने लगा। वांगजी उस रात के एक्सीडेंट से इतना डर चुका था कि वांगजी विंग की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। अब विंग ने अचानक उसे बैक हक कर लिया और कहा, चलो मेरे साथ। लेकिन यहाँ पर लोग देखने लगे। लोगों को लग रहा था ये एक नॉर्मल सी पुअर ओमेगा को बहुत ज़्यादा मोलेस्ट और बहुत बुरा ट्रीट कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक वुमेन आती है और कहती है, क्या कर रहे हो आप लोग? अब विंग कहता है, ये मेरी वाइफ है और ये घर से भाग चुकी थी, मैं इसे कब से ढूंढ रहा हूँ और मेरे पास इसका सबूत भी है। अब वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, कौन सा सबूत? अब वांगजी ने कहा, मेरे पास इसका फोरहेड रिबन है, ये देखिए। वांगजी ने जहाँ फोरहेड रिबन भेजा था
वहीं से ही वांग जी के बारे में विंग को पता चला। अब वो वुमेन उसे जाने देती है। वांग जी को उसने ज़बरदस्ती कंधे पर उठा लिया और बच्चे को बिठाया और वहाँ से चला गया। वांग जी रोते हुए और चीखते हुए विंग के कंधे पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा ताकि विंग उसे नीचे उतारे, लेकिन विंग ने उसे नीचे नहीं उतारा। अब विंग उसे घर ले आया और बिस्तर पर लेटा दिया। वांग जी वहीं पर लेटा रहा और रोता रहा, अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए। विंग ने बच्चे को भी प्यार से उसके साथ लेटा दिया और कहा, तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया, लो कुछ खा लो। वांग जी वहीं रोता रहा। विंग ने उसे बैक हक करते हुए कहा, माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मुझे पता चल चुका है। लेकिन वांग जी बस रो रहा था। अब विंग ने उसके फेस को क्लीन किया और वांग जी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और उसे बिठा दिया और फूड उसके सामने किया। वांग जी सच में बहुत दिन से भूखा था। उससे 3 दिन हो गए थे वो भूखा था, तो उससे रहा नहीं गया। एक तो उसकी हालत इतनी बुरी थी, वो एक नन्ही सी जान को अपना ब्रेस्ट फीड कराता था, वो भी इस हालत में जब वो इतना कमज़ोर हो चुका था। अब विंग ने उसे कहा, तुम ये खा लो, हर बात छोड़ो, अपने बीवी के बारे में सोचो। अब वांग जी ने रोते हुए सिसके लेते हुए उस खाने को खाया। वांग जी उस खाने को जब वांग जी उस खाने का एक निवाला लेता है तो वांग जी फिर उससे पागलों की तरह खा रहा था। विंग को देखकर बहुत अपसेट फील होता है कि उसने अपनी क्यूट ओमेगा को इस तरह छोड़ दिया अकेला इस वर्ल्ड में। अब वांग जी जो कि रोते हुए उस खाने को फिनिश करते हुए कहता है, इसके लिए शुक्रिया, अब मुझे जाने दो। विंग ने कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। वांग जी ने कहा, हम दोनों को जाने दो, वैसे भी ये तुम्हारा नहीं है, तो तुम हमें जाने दो। विंग ने अचानक ही वांग जी की लेग को खींचा और वांग जी के टॉप पर आ गया और कहा, क्या कहा तुमने? जाने दो? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया कि मैं तुम्हें जाने दूँ। वांग जी ने कहा, जाने दो हमें, मुझे पता है तुम क्यों लाए हो, ताकि तुम वही सब दोहरा सको जो तुम नहीं कर पाए। अब विंग ने कहा, वांग जी, अगर मैं दोहराना चाहूँ तो मैं अभी भी दोहरा सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद विंग ने उसकी तरफ घूर कर देखा। वांग जी ने अपनी आंखों को दूसरी तरफ कर लिया और कहा, तो हमें जाने दो। विंग ने कहा, मैंने कहा ना, तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना है यहीं पर, मैं इस बेबी और तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। वांग जी ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, मैं मरूँ या जीऊँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम भी एक मॉन्स्टर हो। अब विंग ने वांग जी को सडनली ही टाइटली बालों से पकड़ा और रफली फोर्सफुली अपने लिप्स को उसके लिप्स पे स्मैश करते हुए उसे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उसके लिप्स को सक किया। वांग जी को बुरा लगा ये। वांग जी ने उसे धक्का दिया और कहा, क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, तुम्हें जो लगता है वहीं कर रहा हूँ। अब विंग ने छोड़ दिया वांग जी को और कहा, देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, अब मान जाओ। सो गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, मे बी शाम को ही आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग।